सबसे पहले बात करेंगे मिशन शक्ति की। आज भारत ने अंतरिक्ष सुरक्षा में बड़ी उपलब्धि हासिल की। उड़ीसा के बालासोर में डीआरडीओ के टेस्टिंग रेंज से मिशन शक्ति के तहत आज A-60 यानी एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। मिसाइल को पृथ्वी की सतह से 300 किलोमीटर ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट में अपने ही एक सैटेलाइट को गिराकर टेस्ट किया गया। भारत अंतरिक्ष में यह ताकत हासिल करने वाला अमेरिका, चीन और रूस के बाद चौथा देश बन गया है। यह सफलता अंतरिक्ष में भारत की रणनीतिक ताकत के लिहाज से एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस सफलता की जानकारी खुद प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम एक विशेष संबोधन में दी। आज 27 मार्च कुछ ही समय पूर्व भारत ने एक अभूतपूर्व सिद्धि हासिल की है। भारत ने आज अपना नाम अंतरिक्ष महाशक्ति स्पेस पावर के रूप में दर्ज करा दिया है। अब तक दुनिया के 3 देश अमेरिका, रूस और चीन को यह उपलब्धि हासिल थी। अब भारत चौथा देश है जिसने आज यह सिद्धि प्राप्त की है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैज्ञानिकों को इस बात के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति से बुरी ताकतों पर लगाम लगेगी। पीएम मोदी ने इसे मेक इन इंडिया की एक बड़ी कामयाबी बताया। जो किसी का बुरा नहीं सोचता है उसका सबसे ज्यादा बलवान होना बहुत आवश्यक होता है। और सबसे बड़ी गौरव की बात होगी, जो सपना हम देख रहे हैं हमेशा हर क्षेत्र में मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, आप लोगों ने दुनिया को यह संदेश दे दिया है अपनी सफलता के माध्यम से कि हम भी कुछ कम नहीं है। मिशन शक्ति पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पीएम मोदी और सभी वैज्ञानिकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह मिशन उन सब के लिए मैसेज है जो देश को गलत निगाहों से देखते हैं। बिल्कुल मैसेज है और सबके लिए मैसेज है, लेकिन भारत के इस स्पेस ताकत का दुरुपयोग नहीं होगा। लेकिन ये सबको बता दिया जाएगा, अगर निगाहें गलत होंगी तो कार्रवाई होगी। और इसे पूर्णता में देखिए, मोदी जी की अगुवाई में भारत दुनिया की एक बड़ी आर्थिक ताकत, एक बड़ी डिजिटल ताकत, भारतीय सेना और वायुसेना का नया साहसिक ऊंचाइयां, और आज भारत के वैज्ञानिकों ने स्पेस के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की। मिशन शक्ति पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया तो इस पर अब खुलकर राजनीति भी हो रही है। विपक्ष ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन और सस्ती लोकप्रियता की कोशिश बता दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मिशन शक्ति के लिए डीआरडीओ को बधाई तो दी है, लेकिन साथ में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यंग भी कस दिया है। मिशन शक्ति के ऐलान के बाद राहुल ने एक ट्वीट करके कहा कि वो पीएम को विश्व थिएटर डे की शुभकामनाएं दे रहे हैं। मिशन शक्ति को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी पीएम मोदी पर तंज कसा है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि मोदी सरकार इसका चुनावी फायदा लेना चाहती है। क्या 5 साल में एक बार भी मोदी जी ने डीआरडीओ के द्वारा सैटेलाइट लॉन्च मिसाइल परीक्षण पर राष्ट्र के नाम कोई संदेश दिया? जवाब नहीं में है। हर बार डीआरडीओ के वैज्ञानिक आगे बढ़कर इसकी घोषणा करते थे। आज जब चुनाव आचार संहिता लगी है, आज जब न्याय स्कीम के कारण मोदी जी छटपटा रहे हैं, आज जब नौकरियों को लेकर, खेतीबाड़ी को लेकर, डूबती अर्थव्यवस्था को लेकर कोई जवाब नहीं, तो यकायक उनको टेलीविजन पर दिखने की चाह फिर चढ़ गई और वो डीआरडीओ के मुंह पर पट्टी बांधकर खुद आगे खड़े हो गए डीआरडीओ की अचीवमेंट्स का मुनाफा उठाने के लिए। मिशन शक्ति को ममता बनर्जी ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताया है और प्रधानमंत्री से इस पर कई सवाल भी किए हैं। What was the need for Modi at the time of election to violate the conduct, model code of conduct, to take the credit? Is he worked there? Is he going to space? Is he have done some research work for the space? Or is he doing this day work, or ISRO work, or space work? All are the publicity mongers here.
वही कांग्रेस के आरोप पर सरकार की तरफ से वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तो वैज्ञानिकों को टेस्ट करने की मंजूरी नहीं दी और अब अपनी पीठ थपथपा रही है। जो अपनी गलत पीठ थपथपाते हैं अपने फेलियर्स के लिए, उनको याद रहे कि उनकी जो कहानी है उसके फुटप्रिंट्स बहुत लंबे हैं और कहीं ना कहीं इस झूठ के फुटप्रिंट्स मिल जाते हैं। इसका पूरा प्रक्रिया 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री जी ने अनुमति दी और हमारे वैज्ञानिकों ने इस शोध का कार्य किया है। और अब बात चुनावी खबरों की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। उन्होंने वादा किया है कि अगर विपक्ष का गठबंधन सत्ता में आया तो नोटबंदी की जांच कराई जाएगी। उन्होंने योजना आयोग को बहाल कराने का वादा भी किया। इसके अलावा 100 दिन रोजगार को बढ़ाकर 200 दिन किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने जीएसटी की समीक्षा करने की बात भी कही। पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज राहुल के चुनाव क्षेत्र अमेठी में है। लखनऊ से सड़क मार्ग से अमेठी पहुंची प्रियंका ने रास्ते में कैंसर पीड़ित कांग्रेस कार्यकर्ता से उसके घर पर जाकर मुलाकात की। अमेठी में उन्होंने कॉलेज में मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं से बातचीत की। प्रियंका ने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो राहुल ही प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रियंका गांधी 28 मार्च को अपनी मां और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली का दौरा भी करेंगी। प्रियंका गांधी का काफिला शुक्रवार यानी 29 मार्च को अयोध्या पहुंचेगा। चुनाव से पहले पिछड़े वर्गों को संबोधित करने के लिए कांग्रेस ने आज दिल्ली में ओबीसी अधिवेशन किया। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में पार्टी के कई बड़े नेताओं की मौजूदगी में राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने यह चैलेंज ले लिया है कि ओबीसी, दलित, गरीब, किसान और आदिवासियों को पार्टी में सही जगह मिले। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में ऐसे बदलाव देखने को मिलेंगे। मैं आपको ओबीसी वर्ग को, ओबीसी संगठन को एक गारंटी दे रहा हूं और अच्छी तरह सुन लीजिए। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी आपको जगह देने वाली है। आज कांग्रेस पार्टी के आपको 2 चीफ मिनिस्टर दिखाई दे रहे हैं, 2 ओबीसी चीफ मिनिस्टर दिखाई दे रहे हैं। आने वाले समय में आपको और ओबीसी चीफ मिनिस्टर दिखाई देंगे, और मंत्री दिखाई देंगे, और एमपी दिखाई देंगे, और एमएलए दिखाई देंगे। मेरी गारंटी है। मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी के मंदिर जाने और पूजा करने पर सवाल उठाए हैं। कि सच सही मायने में राहुल गांधी को एक्सपोज तो गुजरात के लोगों ने किया। जब भगवान सोमनाथ का दर्शन करने के लिए गए और मंदिर में गए, ऐसे बैठे मंदिर में जैसे नमाज पढ़ने बैठ रहे हों। तो पुजारी को डांटना पड़ा, कहा भैया ये मंदिर है, यहां पे थोड़ा कायदे से बैठो, पालती मार करके बैठो। पूजा करने के लिए कैसे बैठा जाता है, थोड़ा इसके बाद। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, नकल के लिए अकल चाहिए। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि इस वक्त देश की अर्थव्यवस्था चरम पर है, इसलिए कांग्रेस की ओर से लागू न्याय योजना के लिए आसानी से फंड इकट्ठा किया जा सकता है। The size of India's economy today is 200 lakh crore. And in nominal terms, this size will increase by about 12% every year. And in about 6 years, it will double. Therefore, in the 5-year period, starting in 2019 and ending with 2024, the size of India's GDP would have grown from about 200 lakh crore to close to 400 lakh crore. अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। बहुत मुमकिन है कि पार्टी उन्हें उत्तर मुंबई सीट से बीजेपी प्रत्याशी गोपाल शेट्टी के खिलाफ चुनाव में उतारे। उर्मिला ने आज राहुल गांधी से मुलाकात की और मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष मिलिंद देवड़ा, संजय निरुपम और रणदीप सुरजेवाला की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हो गई। भोजपुरी अभिनेता और गायक दिनेश लाल यादव निरहुआ आज बीजेपी में शामिल हो गए। निरहुआ ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के
सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की है। मूल रूप से गाजीपुर के निरहुआ भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार माने जाते हैं। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव और मायावती ने आज अपना साझा वीडियो कैंपेन रिलीज किया। इस वीडियो में अखिलेश और मायावती दोनों के कार्यकाल की उपलब्धियों को दिखाया गया है। वीडियो में हम साथ साथ और दिल्ली दूर नहीं जैसी लाइनों पर जोर है। दोनों पार्टियों के इस पहले साझा प्रचार वीडियो का जोर दोनों के बीच एकता और दिल्ली में साझा ताकत की अपील है। वीडियो में दोनों पार्टियों के नेताओं ने एक साथ कार्यकर्ताओं को भी दिखाया है। सपा बसपा के मजबूत हाथ है, सालों साल के अनुभव। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बायोपिक फिल्म बनाने वाले निर्माताओं को नोटिस जारी किया जवाब मांगा है। विपक्ष ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी 5 अप्रैल को रिलीज की जा रही है। फिल्म में मोदी का महिमा मंडन किया गया है। चुनाव के समय से रिलीज करना आचार संहिता का उल्लंघन होगा। इस पर चुनाव आयोग ने फिल्म के निर्माताओं से जवाब मांगा है। गिरफ्तार करना है। और आज रात 7:57 पर हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ खास। जी हां, 2 धमाकेदार इंटरव्यू। मोदी सरकार के 2 दिग्गज मंत्री, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ नेटवर्क 18 की खास बातचीत देखिए आज 7:57 पर। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सरकार में डिप्टी सीएम और एमजीपी अध्यक्ष सुधीन धवलकर को मंत्रिमंडल से हटा दिया है। धवलकर की पार्टी एमजीपी के 3 में से 2 विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। खुद धवलकर ने बीजेपी में जाने से इनकार किया था। इसके बाद कल रात को मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने उन्हें हटाने की सूचना राज्यपाल को दे दी। धवलकर ने कहा कि ये एक चौकीदार की आधी रात की डकैती है। इसे गोवा की जनता देख रही है। अब बात बाजार की, जहां आज दिन भर भारी उठापटक का सेशन साबित हुआ। एक बड़ी रेंज में बाजार में उतार चढ़ाव आया। जहां एक वक्त निफ्टी 11,500 के पार गया था, वहीं क्लोजिंग 38 अंकों की गिरावट के साथ लाल निशान में हुई। सेंसेक्स भी आखिरी घंटों में पस्त हुआ और क्लोजिंग 100 अंकों के नीचे हुई गिरावट पर हुई। लेकिन बैंक निफ्टी मजबूती के साथ अपने उच्चतम स्तर 30,000 के पार टिकने में कामयाब रहा। खासतौर पर सरकारी बैंकों में आज खरीदारी का रुझान ज्यादा दिखा। वहीं मिड कैप इंडेक्स में भी आधा % की मजबूती आई। ऑटो शेयर और फार्मा शेयरों में आज सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिला। 31 मार्च को आपके शेयर बेकार हो सकते हैं। अगर वो डीमेट फॉर्म में नहीं है तो उसे ना आप ट्रांसफर कर पाएंगे और ना ही बेच पाएंगे। सेबी ने फिजिकल फॉर्म में पड़े शेयरों को डीमेट करवाने की अंतिम तारीख 31 मार्च तय की है। लेकिन निवेशक चाहते हैं कि अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 जून कर देनी चाहिए। निवेशकों की क्या परेशानी है, सेबी के फैसले का उन पर क्या असर पड़ा है, इन्हीं बातों की पड़ताल एक सर्वे के जरिए हुई है। सर्वे से क्या निकलकर सामने आया, बताने के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी नीरज बाजपेयी। तो नीरज, क्या माने कि 31 मार्च के बाद जो भी डीमेट फॉर्मेट में नहीं है शेयर्स, वो सब कागज हो जाएंगे? जब हम लोगों की आदत भी होती है कि तारीख बिल्कुल करीब आती है तो हम उसकी समस्याएं देखते हैं और क्यों नहीं हो पा रहा है। तो एक ऑनलाइन सर्वे किया लोकल सर्कल में, बहुत सारे लोगों से उसमें पूछा गया कि डीमेट क्यों नहीं करा पा रहे हैं, क्या दिक्कतें हो रही हैं, कैसे आपकी मदद की जाए। तो करीब करीब 6-7 हज़ार लोगों के बीच में सर्वे किया गया और उनसे हमने ये जानने की कोशिश करी कि जो डेडलाइन है क्या उस तारीख को आप मीट कर पाएंगे, बनवा पाएंगे। तो आप देखिए आपके सामने नतीजा है, 59% लोग कह रहे हैं कि वो डीमेट नहीं करवा पाएंगे अपने शेयरों को, 17% कह रहे हैं सिर्फ करवा पाएंगे। तो आप अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी संख्या में जिनके पास फिजिकल शेयर्स हैं अभी तक वो डीमेट कराने की स्थिति में नहीं है, या उनको लगता है वो डेडलाइन मीट नहीं कर पाएंगे, जबकि डेडलाइन 31 तारीख बिल्कुल करीब आती हुई दिख रही है। दूसरा हमने पूछा कि दिक्कत क्या है, आखिर क्यों नहीं करवा पाएंगे, ऐसे इसमें क्या मुश्किल आ रही है। तो देखिए बहुत दिलचस्प है, इसमें 39% सबसे ज्यादा लोग मानते हैं कि अकाउंट खोलने में दिक्कत है। तबकि तमाम ब्रोकरेज हाउसेज मदद करते हैं इसमें, लेकिन फिर भी ये दिक्कत है क्योंकि वो बहुत लंबा चौड़ा फॉर्म होता है, उसमें बहुत साइन वाइन करने होते हैं। तो 39% लोगों को लगता है कि दिक्कत हो कि अकाउंट खोलने में, 28% को लगता है कि फिजिकल फॉर्म में शेयर नहीं है, कैसे नहीं है पता नहीं है उनको, और 22% लोग मानते हैं अब तक जानकारी नहीं है। तो आप देखिए बड़ी संख्या, तकरीबन 89% लोग डीमेट क्यों नहीं करा पा रहे हैं, उसके रीजन दे रहे हो, करा पाने की स्थिति में नहीं। केवल 11% को लगता है कि वो करा पाएंगे। बड़ी चुनौती है और ये करीब करीब 8,000 लोगों के बीच में हमने ऑनलाइन सर्वे किया। फिर हमारा अगला सवाल था कि आखिर आप मीट नहीं कर पाएंगे,
क्यों नहीं कर पा रही है दिक्कत, तो आपकी मदद कैसे की जाए, सरकार इसमें क्या मदद आपकी कर सकती है। तो मदद में देखिए जो बिल्कुल कॉमन सेंसिकल जो हर आदमी के दिल में होता है, सबसे ज्यादा लोग क्या कह रहे हैं, 44% लोग, कि 30 जून तक इसकी डेडलाइन बढ़ा दी जाए और सबके लिए बढ़ा दी जाए। फिर उसमें से 30% लोग मानते हैं कि रिटेल के लिए, यानी अगर दोनों को आप जोड़ें तो 74% लोग मानते हैं कि डेडलाइन बढ़ा देनी चाहिए। ये एक रूटीन सा होता है, उसमें केवल 5% लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि कोई और विकल्प हो सकता है और 21% लोग इस पर राय भी नहीं दे पा रहे हैं। तो अवेयरनेस की स्थिति ये इसमें दिख रही है। तो तीनों सवालों के जवाब में आपने देखा कि लोग डीमैट करा नहीं पा रहे हैं, डेट बिल्कुल करीब है और उनके जो कारण है उसमें जो डीमैट खोलने में दिक्कत है वो एक महत्वपूर्ण। में लगता है कि अगर ब्रोकरेजेस हाउस इस शो को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो वो थोड़ा अपनी तरफ से आगे बढ़ के उनकी मदद करेंगे और खुलवा देंगे। जी जरूर, उम्मीद तो यही करेंगे। नीरज बहुत शुक्रिया। टैक्स चोरी करने वाले अब नहीं बच पाएंगे। जी हां, आयकर विभाग ने देश के सभी टैक्स पेयर्स की वित्तीय कुंडली तैयार कर ली है और टैक्स चोरी पकड़ने के लिए 1 अप्रैल से इसका आधिकारिक तौर पर इस्तेमाल शुरू होने जा रहा है। पूरी डिटेल्स के साथ आ गए हैं आलोक प्रियदर्शी। आलोक, वित्तीय कुंडली की बात कर रहे हैं, टैक्स डिपार्टमेंट ने किस तरह का डेटा तैयार किया और कैसे चोरी पकड़ी जाएगी इससे? दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जितने भी टैक्स पेयर हैं उनकी एक 360 डिग्री प्रोफाइलिंग करी है। उनकी कमाई, उनके खर्चे, उनके बैंकिंग ट्रांजैक्शन, उनकी तमाम चीज़ों के बारे में एक प्रोफाइलिंग तैयार की है और उसके जरिए एक बिग डेटा टैक्स ट्रैकर सिस्टम बनाया है जिसका इस्तेमाल 1 अप्रैल से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आधिकारिक तौर पर करने वाला है। हालांकि ये सिस्टम काफ़ी पहले से बन रहा था और इसका फायदा ये होगा कि इसके जरिए जो प्रभावी रूप से जो टैक्स चोरी है उस पर लगाम लगाई जा सकेगी। अगर कोई भी आयकर दाता अगर उसकी कमाई और उसके खर्च मिसमैच हैं, उसमें तालमेल नहीं है, तो वो सीधे सीधे पकड़ में आ जाएगी। और साथ ही साथ जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है इस प्रोफाइलिंग को बनाने में जितने भी ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं जैसे बैंकिंग डिटेल्स होते हैं, तमाम चीजें, उसके अलावा जो नॉन ट्रेडिशनल सिस्टम होते हैं जैसे उसके सोशल डाटा अकाउंट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन तमाम चीजों से भी जानकारियां इकट्ठा करता रहेगा और ये पता करता रहेगा कि किस इनकम टैक्स पेयर ने कहां पर पैसा खर्च किया और कहां से उसकी कमाई में मिसमैच है। तो ये तमाम चीजें उसके सामने आएंगी और इसके जरिए वो टैक्स चोरी पर प्रभावी कदम उठाएगा। दरअसल ये सिस्टम काफी पहले से बन रहा था, करीब 1000 करोड़ रुपए का खर्च भी हुआ है और विदेशों में ये सिस्टम काफी प्रचलित है और इंडिया अब 1 अप्रैल से इस सिस्टम का इस्तेमाल आधिकारिक तौर पर शुरू करेगा। जी बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आलोक। तो अब जो सोशल प्रोफाइलिंग है उसके जरिए टैक्स चोरों पर शिकंजा कसा जाएगा। आगे बढ़े हम। गुजरात, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे हाई इनकम वाले राज्यों में 2023 तक हर 100 में से 80 भारतीयों के पास इंटरनेट एक्सेस होगा। ग्लोबल कंसल्टेंसी मैकेंजी की ताजा रिपोर्ट में बात सामने आई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे लो इनकम राज्यों में पिछले 5 सालों में इंटरनेट इस्तेमाल में सबसे तेज ग्रोथ देखने को मिली है। इस रिपोर्ट पर पूरी डिटेल्स के साथ हैं दीपाली नंदा। दीपाली, डिजिटल ग्रोथ पर मैकेंजी की रिपोर्ट काफी बड़ी बातें कह रही हैं, तो क्या माने कब तक पूरे देश में इंटरनेट का, जिसे हम पूर्ण विस्तार कहते हैं, वो हो जाएगा? देखिए, मैकेंजी की रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल देश में मोबाइल सब्सक्राइबर की संख्या 56 करोड़ तक पहुंच गई है। इसके अलावा पंजाब, गुजरात, हरियाणा और तमिलनाडु जैसे हाई इनकम वाले राज्यों के लिहाज से रिपोर्ट में ये प्रेडिक्शन किया गया है कि 2023 तक यहाँ पर 80% लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस होगा, यानी कि 100 में से 80 भारतीय इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे होंगे। फिलहाल अगर देखा जाए तो 100 में से 54 लोग ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट एक्सेस है इन हाई इनकम वाले राज्यों में। अब बात करें उन राज्यों की जहां पर पिछले 3 से 4 सालों में इंटरनेट के लिहाज से सबसे तेजी से ग्रोथ देखने को मिली है, तो इन राज्यों में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य शामिल हैं, जहां पर पिछले 3 से 4 सालों में 26 से 28% तक की ग्रोथ इंटरनेट के लिहाज से हुई है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जिस गति से इंटरनेट का विस्तार हो रहा है क्या उसी गति से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी बढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि सिर्फ 5% ही ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है, जबकि अभी भी देश भर में 90% जो ट्रांजैक्शन होता है, जो लेन देन होता है, वो नकदी में ही हो रहा है। जी हाँ, तो मतलब दीपाली, डेटा तो बढ़ रहा है, डेटा की रीच भी बढ़ रही है, लेकिन डिजिटल ट्रांजैक्शन जिसकी उम्मीद थी कि वह ज्यादा बढ़ेगा खासतौर पर, उसमें अभी भी उस हिसाब से तेजी देखने को नहीं मिली है। हम उम्मीद करते हैं कि जो डेटा का प्रसार है और थोड़ी अवेयरनेस आएगी तो डिजिटल ट्रांजैक्शन भी उसी लिहाज से बढ़ते जाएंगे।
लेकिन हम फिलहाल आगे बढ़ते हैं। बिना ब्रांड वाले आटा, दाल, बेसन, सूजी जैसे सामानों पर जीएसटी घटने के बाद भी ग्राहकों को उसका फायदा नहीं मिल रहा है, जिसके बाद ऐसी कंपनियों और मिलों पर सरकार कार्रवाई कर सकती है। इसके लिए सरकार ने कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय को जांच के लिए कहा है। पूरी डिटेल के साथ जुड़ रहे हैं असीम मनचंदा। असीम, रोजमर्रा के ऐसे सामानों पर जीएसटी घटाने का जो फायदा है वो ग्राहकों को नहीं मिल पा रहा है। ये ब्रांडिंग और नॉन ब्रांडेड का जब जीएसटी आया था तब ये पूरा मामला सामने आया था। दिक्कत कहां हो रही है और अब कैसे सुलझेगी? देखिए, आम आदमी को आटा, दाल, सूजी, बेसन या दूसरे जो भी सीरियल्स हैं उनको सस्ते दामों पर मिल सके नॉन ब्रांडेड, इसके लिए सरकार ने इसको जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया था। इस पर 0% जीएसटी जो है वो रखा गया था। लेकिन और जो ब्रांडेड सामान है उसके ऊपर 5% के उसका जीएसटी जो है रखा गया था। तो खासतौर पर कई सारी कंपनियां हैं या मिलें हैं जो कि पहले अपना सामान जो है पैकेट बंद करके अपने ब्रांड के हिसाब से जो बेच रही थी, उन्होंने अपने आप को इससे डी रजिस्टर करा लिया ताकि वो जीएसटी देने से बच सके। लेकिन जीएसटी देने से वो कंपनियां तो बच गई, लेकिन उन्होंने उपभोक्ता को जीएसटी जो है वो पास ऑन जो है वो नहीं किया। तो अगर उपभोक्ता को कंपनियां जीएसटी पास ऑन करती तो सीधी सीधे उपभोक्ता को ये सामान जो है वो 5% सस्ता मिलता। वैसे में जो कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय है उसने नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी से इसको जांच के लिए कहा। उसने कहा कि आप जाइए कुछ लोकेशन पर चेक कीजिए कि जो ये छोटी कंपनियां हैं या मिलें हैं ये ग्राहकों को ये पास ऑन कर रही हैं या नहीं कर रही है। अगर आप जाँच करेंगे तो इससे ग्राहकों का सामान जो है वो सस्ता मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ जो सरकार है उसको भी जीएसटी का फायदा जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए ये नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी इसकी जांच करेगी और इसके अंदर जो कार्रवाई जो है उन मिलों के ऊपर और जो कंपनियां उनके ऊपर करेगी। जी, तो जीएसटी में लोगों ने तो फायदा ले लिया, यानी कि ब्रांडेड से नॉन ब्रांडेड आकर दुकानदारों ने, कारोबारियों ने फायदा लिया, लेकिन ये फायदा ग्राहकों तक नहीं पहुंचा। लेकिन अब ये और नहीं चल पाएगा। वैसे एक और चीज जिस पे हम आपका ध्यान दिलाना चाहेंगे वो ये कि आपने भी फूड डिलीवरी ऐप से खाना जरूर मंगवाया होगा। शायद आपके मन में भी ये विचार आया होगा कि जो व्यक्ति खाना डिलीवर करने आया था वो कितना साफ सुथरा और स्वस्थ था, आखिर वो आपका खाना लेकर आया था। जी, अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र के फूड रेगुलेटर ने फूड डिलीवरी पर्सन का हेल्थ चेकअप जरूरी कर दिया है। अब हेल्थ चेकअप के बाद ही फूड डिलीवरी करने का लाइसेंस मिल पाएगा। रेगुलेटर का मानना है कि ऐसा करने से किसी भी तरह के इन्फेक्शन की आशंका तो दूर होगी ही, डिलीवरी पर्सन का वेरिफिकेशन करने में भी आसानी होगी। हमारे जो हमने इंस्पेक्शंस हुए हैं उसमें ऐसे हमें पता चला है कि जो भी डिलीवरी बॉयज़ है जो होटल से जो फूड आर्टिकल्स लेके जो हर घर में पहुंचाते हैं उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनको हमने लाइसेंस लेकर अनिवार्य किया है। हर एक हमने जो हमारे डिविजन्स ऑफिसेज उनको हमें इंस्ट्रक्शन दी है और हर जगह अभी वही मुहिम के अंतर्गत ये काम कर चल रहा है। वैसे ये महाराष्ट्र एफडीए का एक अच्छा आइडिया है कि जो खाने जैसी चीज डिलीवर कर रहा है ताज़ा गरम गरम बनी हुई, उसका स्वस्थ होना जरूरी है ताकि कोई इन्फेक्शन पास ऑन ना कर सके और क्रॉस वेरिफिकेशन उनका हो। ये एक अच्छी पहल कही जा सकती है। चलिए कुछ सेहत की बात कर ले, क्योंकि साइकिल चलाना सेहत के लिए अच्छा है। लेकिन ब्रिटिश ई बाइक कंपनी गो जीरो मोबिलिटी ने आज 1 और माइल नाम से 2 ई साइकिलें लॉन्च की हैं। ई साइकिल 1 में 400 वॉट लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया गया है, जबकि माइल में 300 वॉट लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। 1 की कीमत 33,000 रुपए है और माइल की 30,000 रुपए है। टीआरआई के नए नियम के मुताबिक क्या आपने अपने चैनलों का चुनाव कर लिया? ये हम रोज आपसे पूछते हैं, आपको याद दिलाते हैं, नहीं तो फिर जल्दी कर लीजिए और आवाज, कलर्स और एमटीवी जैसे अपने मन पसंदीदा चैनलों को अपने बुके में जोड़ लीजिए। आपको बता देते हैं एक बार फिर कि आप सिर्फ ₹1 प्रतिदिन में चुन सकते हैं कलर्स वाला वैल्यू पैक, जिसमें आपको मिलेंगे आपके सभी मनपसंद चैनल सिर्फ ₹1 प्रतिदिन में।